हेलो एवरीवन, दिस इज़ सात्विक तिवारी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के बारे में। दिस टॉपिक कम्स अंडर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट जब हम ये दो शब्द सुनते हैं तो इसमें से एक शब्द एक अलग सा ही निकल के आता है, वो है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट जब हम नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में बात करते हैं इस वर्ड के बारे में तो उसका मतलब होता है वो सारी चीज़ें जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप उस कॉन्वर्जेशन से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो। सिमिलरली जब हम बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इनमें वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग, जिनकी स्टडी ज़रूरी होती है आपके बिज़नेस को या प्रोजेक्ट को सक्सीड कराने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में। देन विल लुक इनटू कंपोनेंट्स ऑफ बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट, जिनमें हम लोग दो तरीके की एनवायरनमेंट्स के बारे में जानेंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देन विल सी कि हम लोग एनालाइज कैसे कर सकते हैं बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट को, और इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद दो केस स्टडीज़ में उनको डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट के साथ। बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन विच अ कंपनी ऑपरेट्स। इसमें वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि उस कंपनी की स्ट्रैटेजी, ऑपरेशंस या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करें। ठीक है। ओवरऑल वो सारी चीज़ें जो कि आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजी, ऑपरेशंस या डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करे, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कंपनी के अंदर से हो या कंपनी के बाहर से हो, वो सारी चीज़ें बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आती है। सिर्फ इतना सा ही पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है। पर फिर भी देख लेते हैं एक बार कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली चीज़ कि इसकी मदद से आपका प्रोजेक्ट जो है वो अलाइन होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ और मार्केट के डिमांड्स के साथ। ओके। इनकी स्टडी करने के बाद आपको ये पता चलता है कि क्या आपका प्रोजेक्ट मार्केट की डिमांड्स के साथ अलाइन है या नहीं है। इसी की हेल्प के साथ आप एंटिसिपेट कर सकते हो वो चैलेंजेस जो आ सकती हैं या फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आ सकती हैं उनके बारे में। देन ये इंश्योर करता है एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। अच्छी खासी स्टडी करने के बाद आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे रिसोर्सेज को लगाना है और कैसे स्टेक होल्डर एंगेजमेंट को बेटर करना है। तो दैट वाज अबाउट बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दो एनवायरनमेंट्स हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैंने पहले भी कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले जो भी फैक्टर्स होंगे वो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जितने भी फैक्टर्स होंगे जो आपके बिज़नेस को अफेक्ट कर सकते हैं वो सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएंगे। दोनों ही चीज़ों से आपके बिज़नेस पे या प्रोजेक्ट पे असर पड़ सकता है, तो दोनों को माइंड में रखना, दोनों को एनालाइज करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रीफली हम लोग इन दोनों को देखेंगे और देखेंगे कि इनके अंडर क्या क्या आता है। लेट्स स्टार्ट विथ इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, उसकी हायरार्की या फिर कुछ फ्रेमवर्क जिसमें वो कंपनी ऑपरेट करती होगी। कंपनी के कुछ कल्चर होगा, कंपनी के कुछ वैल्यूज़ होंगे, बिलीव्स होंगे, कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस फॉलो करती होगी कोई कंपनी, ये सारी चीज़ें। देन इंटरनल स्टेक होल्डर्स, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज़ क्या क्या हैं, मैनेजर्स कौन कौन हैं, इंटरनल टीम्स क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सच। रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं, फिज़िकल एसेट्स कितने हैं, ये सारी चीज़ों को माइंड में रख के इंटरनल एनवायरनमेंट स्टडी करना पड़ता है। लेट्स लुक एट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स काफ़ी सारे होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके प्रोजेक्ट को या आपके बिज़नेस को, जिसमें आ जाता है मार्केट कंडीशंस, डायनामिक्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड या फिर कस्टमर प्रेफरेंसेस। हो सकता है आपके प्रोजेक्ट की डिमांड ही नहीं है पर आप सप्लाई आपकी ज़्यादा है, हो सकता है आपकी सप्लाई कम है, उस प्रोजेक्ट की डिमांड ज़्यादा है, तो उसको मैच करके चलना पड़ता है। कस्टमर की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं है, मे बी इंडस्ट्री में जो ट्रेंड्स हैं क्या उसके ट्रेंड्स के साथ चल रहा है आपका प्रोजेक्ट, फ्यूचर प्रेडिक्शंस के साथ चल रहा है, एंड सो।
इकोनॉमिक फैक्टर्स, इन्फ्लेशन रेट्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, या फिर और भी जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो कैसे हैं। रेगुलेटरी एंड लीगल फैक्टर्स, कुछ लीगल फैक्टर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, कुछ लॉज और रेगुलेशंस हैं जो आपके बिज़नेस को अफेक्ट कर सकती हैं। हो सकता है आपके प्रोजेक्ट इन लॉज और रेगुलेशंस के साथ अलाइन ना हो। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ क्या आप साथ में चल रहे हैं। हो सकता है कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई है और आप स्टिल पुरानी टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे हैं। कंपेटिटर्स को ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। सेम इंडस्ट्री में काफ़ी सारे बिजनेसेस होते हैं, तो वो ध्यान में रख के चलना पड़ता है कि आपका कॉम्पिटिटर किस तरीके से काम कर रहा है और उसको आप किस तरीके से टैकल कर रहे हो। कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स, कस्टमर्स और क्लाइंट्स, एंड यूज़र्स या फिर क्लाइंट्स जिनको वो प्रोडक्ट डिलीवर होने वाला है या फिर जो वो प्रोडक्ट ख़रीद रहा है, उसको माइंड में रख के काम हो रहा है कि नहीं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हम लोग देखने वाले हैं वो ये है कि हम लोग बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक इनटू इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस हम लोगों ने बहुत जगह देखा होगा जहाँ हम लोग किसी एक टॉपिक के ऊपर 4 पॉइंट्स एनालाइज करते हैं, ठीक है। वो 4 पॉइंट्स होती हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ये 4 चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। अपने केस में हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे, उस प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हम लोग गेन कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ थ्रेट्स हैं तो वो थ्रेट्स क्या हैं, ठीक। देन पेस्ले एनालिसिस, इसमें हम लोग एग्ज़ामिन करते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। PESTLE। तो जब हम लोगों ने स्वॉट एनालिसिस देखा तो उसमें सिर्फ हम लोगों ने कुछ जनरल फैक्टर्स को कंसिडर किया था, पर यहाँ पे हम लोग मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी सी स्टेक होल्डर एनालिसिस। हम लोग स्टेक होल्डर एनालिसिस भी कर सकते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई करें कि स्टेक होल्डर्स क्या हैं, कौन कौन से हैं और उनका इन्फ्लुएंस कितना है। मैनेजर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं। देन कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। मार्केट में और कितने आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स को रिव्यू करना, उनकी क्या वीकनेसेस है जिनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, या फिर क्या स्ट्रैटजीज वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने काफ़ी सारा पढ़ लिया बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट के बारे में। हम लोगों ने देखा कि बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, क्या कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उनके अंदर क्या क्या आता है वो सब भी देख लिया। और फिर हमने देखा कि बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे 2 केस स्टडीज़ जो हमें मदद करेंगी बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट को प्रैक्टिकल लेवल पे समझने। तो देखते हैं पहली केस स्टडी। तो फ़ोटो को देख के समझ में आ ही रहा होगा कि ये केस स्टडी किसके बारे में है, ठीक। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मिस्टर स्टीव जॉब्स एंड उनके हाथ में आईफोन फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था 2007 में। तो पहली केस स्टडी होने वाली है आईफोन लॉन्च के बारे में और आईफोन लॉन्च के सक्सेस के बारे में। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि आईफोन ने ऐसा क्या किया या फिर एप्पल ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आईफोन एक बहुत ही बड़ी सक्सेस बना। आज भी हम लोग देखते हैं आईफोन 14, 15 सो ऑन। तो प्रोजेक्ट का नाम अगर हम लोग दे दें डेवलपमेंट एंड लॉन्च ऑफ द आईफोन, और ईयर था 2007, तो उस समय उन लोगों ने क्या क्या की पॉइंट्स पे ध्यान दिया। लेट्स से सबसे पहले उन लोगों ने राइजिंग डिमांड फॉर मल्टी फंक्शनल मोबाइल डिवाइसेस को एड्रेस किया। लोगों को उस वक्त एक ही डिवाइस में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ चाहिए थी। इस चीज़ को एड्रेस किया, इसके डिमांड को मतलब आइडेंटिफाई करके उसको एड्रेस किया। देन एडवांसमेंट्स इन दी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। उस वक्त टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी काफ़ी चल रही थी, ठीक है, डिमांड में थी। देन मोबाइल इंटरनेट काफ़ी चलन में था, तो उसको लेवरेज करके उन अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ा नहीं उन्होंने। दैट वाज अ बिग पॉइंट। देन दे क्रिएटेड एन इनोवेटिव एंड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। काफ़ी इनोवेटिव यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस था
इट वाज वन ऑफ द मेन सेलिंग पॉइंट्स ऑफ द आईफोन कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली था, ठीक है। तो एंड यूज़र को दिमाग में रख के काम करना था, ये हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही देखा। एस्टैब्लिश्ड अ रोबस्ट ऐप इकोसिस्टम विद द ऐप स्टोर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। एक नई चीज़ थी ये कि जहाँ पे एक इकोसिस्टम अवेलेबल है जहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं चीज़ें जो आपको चलानी है। रीडिफाइंड दी स्मार्टफोन मार्केट, आईफोन वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। उसके बाद सारी चीज़ें आई, ठीक है, जितने भी डिफरेंट स्मार्टफोन्स थे वो बाद में आए, तो एक नया डेफिनेशन दे दिया स्मार्टफोन को आईफोन ने। इट एस्टैब्लिश्ड एप्पल एज अ लीडिंग टेक कंपनी। आज भी हम देखते हैं एप्पल एक लीडिंग टेक कंपनी है और उसका एस्टैब्लिशमेंट कहीं ना कहीं आईफोन की वजह से ही। तो ये थी एप्पल आईफोन की सक्सेस स्टोरी, ठीक है। उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से एप्पल आईफोन एक बड़ी सक्सेस बना। सिर्फ सक्सेस के बारे में बात करके काम नहीं चल सकता है। दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू द सेकेंड केस स्टडी, जो कि बात करती है एक नॉट सो सक्सेस स्टोरी के बारे में। तो अगर फ़ोटोज़ देख के समझ में आ रहा हो, किसी को याद आ रहा हो कि ये क्या है, तो दिस इज़ गूगल ग्लास। ये लॉन्च हुआ था अराउंड 2012 के आसपास और देखने से ऐसा लगता है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सी चीज़ है ना, मूवीज़ में भी देखते हैं हम लोग, साई-फाई मूवीज़ में। तो इसका काम ये था कि ये रियल टाइम में इट हेल्प्स यू टू कैप्चर मोमेंट्स। जो आप देख रहे हैं उसको आप सामने कैप्चर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली इसका फंक्शनैलिटी यही था कि जो ह्यूमन आइज़ देख पाती हैं उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। जो भी मोमेंट्स आप एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करना। तो क्यों ये नहीं चला, चलो वही देखते हैं। गूगल ग्लास एक फेलियर रहा, ठीक है, ज़्यादा चला नहीं। दैट्स वाई वी डोंट सी पीपल नाउ डेज विद गूगल ग्लास। तो ऐसी क्या चीज़ें थी? गूगल ग्लास ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस, AR टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स। ईयर 2012 से 2012 में इनिशियल पब्लिक रिलीज़ हुआ और 2015 में डिसकंटिन्यू करना पड़ा इसको। ऐसा क्यों, देखते हैं। सबसे पहले प्राइवेसी कंसर्न्स फेस किए गूगल ग्लास ने और रेगुलेटरी स्क्रूटनी फेस करनी पड़ी। बहुत सारे लोगों को प्राइवेसी कंसर्न्स होने लगे कि ये कुछ भी कहीं पे भी कैप्चर कर सकता है, दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। और रेगुलेशंस के अगेंस्ट भी जा रहा था ये, ओके। इट वाज परसीव्ड एज इन्वेसिव एंड सोशली ऑकवर्ड, ठीक है, सब लोगों को नहीं पसंद आता है ये। अनकम्फर्टेबल यूज़र एक्सपीरियंस था और लिमिटेड फंक्शनैलिटी थी, ठीक है। उस समय लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसका यूज़ और कहाँ हो सकता है, तो काफ़ी लिमिटेड फंक्शनैलिटी है। दैट टाइम मार्केट वॉज नॉट रेडी फॉर वेरेबल AR टेक्नोलॉजी। आजकल हम लोग VR हेडसेट्स देखते हैं, AR टेक्नोलॉजी आजकल काफ़ी चल रही है, बट दैट टाइम मार्केट वॉज नॉट रेडी फॉर इट। It was mispositioned as a mainstream consumer product instead of focusing on niche markets. तो उस समय इसको मिसपोजिशन किया गया था एज अ मेन स्ट्रीम कंज्यूमर प्रोडक्ट के, ओके। आई थिंक अगर इसको एक नीश प्रोडक्ट की तरह दिखाते, लेट्स से गेमिंग में या फिर फोटोग्राफी में, तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता। और यही कारण था कि उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा फ्रॉम द कंज्यूमर मार्केट इन 2015। तो गूगल ग्लास नहीं चला, क्यों नहीं चला? आईफोन क्यों चला, ये भी हमने देख लिया, उन सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया। तो इन सारे पॉइंट्स को स्टडी करने के बाद अब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि क्यों ज़रूरी है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, ओके। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ये जितने भी टॉपिक्स के बारे में हमने बात करी। और thank you for watching and I'll see you guys in the next one. Thank you very much.